दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 रीडिंग लेक्चर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका। अध्याय 5 तथा 7 कक्षा 11 में स्थित ऊर्जा की धारणा से आपको परिचित कराया गया था। जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी अन्य बल जैसे स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु गति करने लगती है और कुछ गतिज ऊर्जा अर्जित करती है तथा उस वस्तु की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। इस प्रकार के बलों को संरक्षीय बल कहते हैं। स्प्रिंग बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षीय बल के उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल भी संरक्षीय बल होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि गणितीय रूप में बल गुरुत्वाकर्षण बल के समान है। दोनों में दो ही विक्रम वर्ग निर्भरता है और प्रमुख रूप से अनुपातिकता स्थिरांक में भिन्नता। गुरुत्वाकर्षण नियम की संहिता कूलॉम नियम में आवेशों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में संहतियों की स्थितिज ऊर्जा की ही भांति हम किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर सकते हैं। आवेश विन्यास के कारण किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र ई पर विचार कीजिए। सरलता की दृष्टि से पहले मूल बिंदु पर स्थित किसी आवेश क्यू के कारण क्षेत्र ई पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम कोई परीक्षण आवेश क्यू को स्मॉल क्यू को आवेश कैपिटल क्यू के कारण आवेश स्मॉल क्यू पर लगे प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध बिंदु आर से पी तक लाते हैं। चित्र के संदर्भ में ऐसा तभी होगा जब कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू दोनों धनात्मक हों अथवा दोनों ऋणात्मक हो। सुनिश्चित करने के लिए हम क्यू कैपिटल क्यू क्यों स्मॉल क्यू ग्रेटर देन 0 मानते हैं। यहाँ दो टिप्पणियाँ की जा सकती हैं। पहली, हम ये मानते हैं कि परीक्षण आवेश क्यू इतना छोटा है कि यह मूल विन्यास को विक्षुब्ध नहीं करता, यानी मूल बिंदु पर स्थित आवेश क्यू को विक्षुब्ध नहीं करता। दूसरी आवेश स्मॉल क्यू को आर से पी तक लाने के लिए हम एक बाह्य बल एफ एक्सटर्नल आरोपित करते हैं, जो प्रतिकर्षी वैद्युत बल एफ ई अर्थात एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ माइनस एफ ई को यथार्थ प्रभावहीन कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आवेश क्यू को आर से पी तक लाते हैं तो उस पर कोई नेट बल अथवा त्वरण कार्य नहीं करता। इससे अत्यंत धीमा नियत चाल से लाया जाता है। इस स्थिति में बाह्य बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है तथा पूर्णतः आवेश क्यू की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यदि पी पर पहुंचकर बाह्य बल को हटा दिया जाए तो वैद्युत बल आवेश स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से दूर भेज देगा। पी पर संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आवेश स्मॉल क्यू को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाती है तथा ये इस ढंग से होता है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। इस प्रकार बाह्य बल द्वारा किसी आवेश क्यू को बिंदु आर से पी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर से पी एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर टू पी एफ ई डॉट डी आर। जब यह कार्य स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध किया गया है तथा ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश के किसी कण में एक निश्चित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है तथा कण पर किया गया यह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में इतनी वृद्धि कर देता है जो आर तथा पी बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा यू इक्वल टू यू पी माइनस यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू आर पी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विस्थापन वैद्युत बल के विपरीत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक अर्थात माइनस डब्ल्यू आर पी। अतः दो बिंदुओं के बीच
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी यादृच्छिक आवेश विन्यास के विद्युत बल क्षेत्र में अंतर आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आवश्यक बाह्य बल द्वारा किए जाने वाले न्यूनतम कार्य के बराबर होता है। इस घटनाक्रम में दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जा सकती हैं। समीकरण 2.2 का दायां पक्ष केवल आवेश के आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल आरंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिससे होकर वह आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। यह किसी संरक्षित बल का मूल अभिलक्षण है। स्थितिज ऊर्जा की धारणा अर्थपूर्ण नहीं रहेगी यदि किया गया कार्य पथ पर निर्भर हो जाएगा। किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का पथ पर निर्भर होना कूलॉम के नियम द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति हम यहाँ छोड़ रहे हैं। समीकरण 2.2 स्थितिज ऊर्जा अंतर की परिभाषा भौतिकी के नियमों के अनुसार अर्थपूर्ण राशि के कार्य के पदों में करती है। स्पष्टतः इस प्रकार परिभाषित स्थितिज ऊर्जा किसी योज्यता स्थिरांक के अंतर्गत अनिश्चित होती है। इसका ये अर्थ है कि स्थितिज ऊर्जा का वास्तविक मान भौतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, केवल स्थितिज ऊर्जा के अंतर का ही महत्व होता है। हम सदैव ही कोई यादृच्छिक स्थिरांक अल्फा हर बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे स्थितिज ऊर्जा अंतर के समान मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू बीटा प्लस अल्फा माइनस यू आर प्लस अल्फा इजिक्वल टू यूपी माइनस यू आर। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को किसी बिंदु पर शून्य माने इस बिंदु के चयन की स्वतंत्रता होती है। एक सुविधाजनक चयन ये है कि हम अनंत पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को शून्य माने। इस चयन के अनुसार यदि हम बिंदु R को अनंत पर लें तब समीकरण 2.2 से हमें प्राप्त होता है W इन्फिनाइट P इजिक्वल टू यूपी माइनस यू इन्फिनाइट इजिक्वल टू यूपी। क्योंकि यहाँ पर बिंदु P यादृच्छिक है, समीकरण 2.3 में हमें किसी बिंदु पर आवेश स्मॉल q की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा प्राप्त होती है। किसी बिंदु पर आवेश q की स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश विन्यास के कारण क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य बल द्वारा q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होती है। स्थिर वैद्युत विभव किसी व्यापक स्थिर आवेश विन्यास पर विचार कीजिए। हमने किसी परीक्षण आवेश q पर स्थितिज ऊर्जा को किए गए कार्य के पदों में परिभाषित किया था। एक और स्पष्ट रूप से Q के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि आवेश Q पर किसी भी बिंदु पर Q स्मॉल ई बल कार्य करता है। यहाँ ई आवेश विन्यास के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है। अतः किए गए कार्य को आवेश Q से विभाजित करना सुविधाजनक होता है, क्योंकि परिणामात्मक स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है वह स्मॉल q पर निर्भर नहीं करते। दूसरे शब्दों में प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य आवेश विन्यास में संबद्ध विद्युत क्षेत्र का विलाक्षणिक गुण होता है। इससे हम दिए गए आवेश विन्यास के कारण स्थिर वैद्युत विभव V की धारणा प्राप्त होती है। समीकरण 2.1 से हमें प्राप्त होता है वाय बल द्वारा किसी इकाई धनावेश को बिंदु R से P तक लाने में किया गया कार्य Vp माइनस वी आर इजिक्वल टू यूपी माइनस यू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल q, जहाँ Vp तथा Vr क्रमशः बिंदु P से P तथा R के स्थिर वैद्युत विभव है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी पहले की भांति विभव का वास्तविक मान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि भौतिक नियमों के अनुसार विभवांतर महत्वपूर्ण होता है। यदि पहले की भांति हम अनंत पर विभव को शून्य माने तब समीकरण 2.4 से यह उपलक्षित होता है कि वाय बल द्वारा किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में स्थिर वैद्युत क्षेत्र के प्रदेश में किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव वह न्यूनतम कार्य है जो किसी इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। बहुत सही। इसी ऊर्जा के विषय में पहले कोई विशिष्ट टिप्पणी पर विभव की परिभाषा पर भी लागू होती थी। प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए हम अत्यंत अल्प परीक्षण आवेश डेल्टा Q लेना होता है। इसे अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W ज्ञात करके डेल्टा W डिवाइडेड बाई डेल्टा Q का अनुपात मान निर्धारित करना होता है। साथ ही पथ के प्रत्येक बिंदु पर वाय बल
इस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है तथा विपरीत होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण विभव 2.3 बिंदु आवेश के कारण विभव मूल बिंदु पर स्थित किसी बिंदु आवेश Q पर विचार कीजिए। सुस्पष्टता की दृष्टि से Q को धनात्मक लीजिए। हम बिंदु P पर मूल बिंदु से स्थिति सदिश R के साथ विभव निर्धारित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परिकलित करना चाहिए। Q ग्रेटर देन 0 के लिए परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य धनात्मक होता है। चूंकि किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, हम अनंत से बिंदु P तक अरही दिशा के कोई सुगम पथ का चयन करते हैं। पथ के किसी मध्यवर्ती बिंदु P पर किसी एकांक धनावेश पर स्थिर वैद्युत विभव बल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की पावर R डैश स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R डैश। यहाँ यूनिट वेक्टर R डैश OP डैश के अनुदिश कोई एकांक सदिश है। इस बल के विरुद्ध R डैश से R डैश प्लस डेल्टा R डैश तक एकांक धनावेश ले जाने में किया गया कार्य डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R डैश स्क्वायर डेल्टा R स्क्वायर। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि डेल्टा R डैश लेस देन 0 तथा डेल्टा W धनात्मक है। समीकरण 2.6 को R डैश इज इक्वल टू इन्फिनाइट तथा R डैश इज इक्वल टू R तक समाकलित करने पर वाई बल द्वारा किया गया कुल कार्य W प्राप्त होगा। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट इन्फिनाइट टू R Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R डैश स्क्वायर डी R डैश इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R डैश लिमिट इन्फिनाइट टू R इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। परिभाषा के अनुसार ये आवेश Q के कारण P पर विभव हुआ था V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। समीकरण 2.8 आवेश Q के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है यद्यपि हमने इसे संबंध की व्युत्पत्ति के समय Q ग्रेटर देन 0 माना था। Q लेस देन 0 V लेस देन 0 के लिए अर्थात अनंत से उस बिंदु तक एकांक परीक्षण धनावेश लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक है। ये इस कथन के तुल्य है कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। ये ऐसा ही है कि जैसा कि होना चाहिए। चूँकि कैपिटल Q लेस देन 0 के लिए एकांक धनावेश पर बल आकर्षीय था। स्थिर वैद्युत बल तथा विस्थापन अनंत से P तक दोनों ही एक ही दिशा में है। अंत में यदि हम समीकरण 2.8 पर ध्यान दें तो पाते हैं ये समीकरण हमारे उस चयन का मेल खाता है जिसे हमने अनंत पर विभव को शून्य माना था। चित्र 2.4 में ये दर्शाया गया है किस प्रकार स्थिर वैद्युत विभव 1/r मानी व्युत्क्रम 1/r तथा स्थिर वैद्युत क्षेत्र 1/r स्क्वायर दूरी r के साथ परिवर्तित होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव जैसा कि हम पिछले अध्याय में ही जान चुके हैं कि वैद्युत ध्रुव दो बिंदु आवेश Q तथा माइनस Q से मिलकर बनता है तथा इन आवेशों के बीच लघु पृथक्करण 2a होता है। इसका कुल आवेश शून्य में होता है। ये तथा ये द्विध्रुव सदिश P जिसका परिमाण 2Q है तथा दिशा -Q से +Q के अनुदिश है कि अभिलाक्षणिक गुण द्वारा प्रकट किया जाता है। चित्र 2.5 में हमने ये भी देखा कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव की स्थिति सदिश R सहित विद्युत क्षेत्र मात्र R के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करती वरन R तथा P के बीच के कोण पर निर्भर करता है। साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक दूरियों पर 1/r स्क्वायर के अनुसार नहीं घटती जो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए प्रारूपी है वरन 1/r³ के अनुसार घटती है। यहाँ हम किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का निर्धारण करेंगे तथा इसकी तुलना एक आवेश के कारण विभव से कर सकेंगे। पहले की भांति हम विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के मूल बिंदु पर रखते हैं
अब हम ये मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि विभव विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है। स्थिर विद्युत विभव भी अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार की किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव आवेशों Q तथा माइनस Q के कारण विभवों का योग V = 1/4πε0 Q/R1 - Q/R2। यहाँ R1 तथा R2 बिंदु P की क्रमशः Q तथा माइनस Q से दूरियां हैं। अब ज्यामिति द्वारा R1² = R² + A² - 2AR cos θ, R2² = R² + A² + 2AR cos θ। अब R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मानते हैं तथा केवल A/R को प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। R1² = R² 1 - 2A cos θ / R + A² / R²। इस प्रकार लगभग R² 1 - 2A cos θ / R। इसी प्रकार R2² लगभग R² 1/2A cos θ + R। द्विपद समीकरण का उपयोग करके A/R को प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करने पर 1/R1 = 1/R 1 - 2A cos θ / R - 1/2। ये लगभग बराबर 1/R 1 + A/R cos θ के। 1/R2 लगभग बराबर 1/R 1 + 2A cos θ / R - 1/2 ये भी बराबर लगभग बराबर 1/R 1 - A/R cos θ के। समीकरण 2.9 तथा 2.13 तथा P = 2Q का उपयोग करने पर V = Q/4πε0 2A cos θ / R²। P cos θ / 4πε0 R²। अब P cos θ = P डॉट यूनिट वेक्टर R। यहाँ यूनिट वेक्टर R स्थितिज सदिश OP के निर्दिष्ट एकांक सदिश है। तब किसी द्विध्रुव का विद्युत विभव V = 1/4πε0 P यूनिट वेक्टर R /R²। जैसा कि संकेत दिया गया समीकरण केवल उन दूरियों के लिए जो द्विध्रुव के आकार की तुलना में अत्यधिक बड़ी हैं, जिसके कारण A/R के उच्च कोटि के पदों के लिए नगण्य मान को उपेक्षा कर दी गई है। ये सन्निकटता सत्य है, परंतु किसी बिंदु द्विध्रुव P के लिए मूल बिंदु पर समीकरण यथार्थ है। समीकरण 2.15 से द्विध्रुव अक्ष θ = 0, π पर विभव V = ±1/4πε0 P/R²। धनात्मक चिन्ह θ = 0 के लिए, ऋणात्मक चिन्ह 0 θ = π के लिए, निरक्षीय समतल θ = π/2 में विभव शून्य है। किसी द्विध्रुव के विद्युत विभव तथा एकल आवेश से विद्युत विभव की तुलनात्मक महत्वपूर्ण लक्षण समीकरण 2.8 से 2.15 से स्पष्ट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव केवल दूरी R पर ही निर्भर नहीं करता, वरन स्थितिज सदिश R तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तथापि ये P के परितः अक्षतः सममित होता है। अतः यदि आप P के परितः स्थितिज सदिश R को कोण थीटा को नियत रखते हुए घूर्णन कराएं, तो बिंदु P के सदृश घूर्णन के फलस्वरूप बने शंकु पर बिंदु पर वही विभव होगा जो बिंदु P पर है। अधिक दूरियों पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण 1/R² के अनुपात में घटता है, न कि 1/R के अनुपात में, जो कि एकल आवेश के कारण विभव का एक अभिलक्षणिक गुण है। इसके लिए आप चित्र 2.4 में दर्शाए गए R एवं 1/R² तथा 1/R एवं R के बीच वक्रों का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्हें किसी अन्य संदर्भ में खींचा गया है। आवेशों के निकाय के कारण विभव। किसी आवेश Q1 Q2 Qn के ऐसे विकाय पर विचार कीजिए जिनकी किसी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 Rn है। चित्र बिंदु P पर आवेश Q1 के कारण विभव V1 = 1/4πε0 Q1
डिवाइड बाई वन R1P, जहाँ R1P बिंदु P तथा आवेश Q1 के बीच की दूरी है। इसी प्रकार बिंदु P पर आवेश Q2 कारण विभव V2 तथा आवेश Q3 कारण विभव V3 को भी व्यक्त कर सकते हैं। V2 इक्वल टू 1/4 Q2 अपन डिवाइड बाई R2P, V3 इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाई Q अपॉन R3P, जहाँ R2P तथा R3P बिंदु P की क्रमशः Q2 तथा Q3 से दूरियां। इसी प्रकार हम अन्य आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव व्यक्त कर सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार समस्त आवेश विन्यास के कारण बिंदु P पर विभव विन्यास के व्यष्टिगत आवेशों के विभवों को बीजगणितीय योग के बराबर होता है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 डॉट 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 VN 1/4 Q1 डिवाइड बाई R1P प्लस Q2 डिवाइड बाई R2P प्लस डॉट 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 Qn डिवाइड बाई RNP। यदि हमारे पास आवेश घनत्व रो के विलक्षण गुण का कोई सतत आवेश वितरण है तो पहले की बात ही हमसे डेल्टा V साइज के P डेल्टा V आवेश युक्त लघु आयतन अवयवों में विभाजित कर सकेंगे। तब हम प्रत्येक आयतन अवयव के कारण विभव निर्धारित करेंगे। समस्त योगदानों का योग करके समस्त आवेश वितरण के कारण विभव ज्ञात कर सकते हैं। अध्याय 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं किसी एक समान आवेशित गोली खोल के कारण किसी भार स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है, माना खोल का समस्त आवेश उसके केंद्र पर संकेंद्रित होता है। खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु पर आवेशित कोष के कारण विभव V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R, जहाँ Q गोली खोल पर समस्त आवेश तथा R गोली कोष की त्रिज्या। कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इससे ये ध्वनित होता है कि खोल के भीतर विभव नियत रहता है और इसलिए ये खोल के पृष्ठ के विभव के समान होता है। V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे, पार्ट 2, क्लास 12 NCERT चैप्टर पार्ट 2 अगली नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आपने अभी इससे पहले चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखे हैं तो जाइए और उनको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।